नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज मशहूर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है और इस बात की पूरी संभावना है कि विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा से चुनाव भी लड़ेंगी। तो क्या यह मान लिया जाए कि पहलवानों का यह आंदोलन अब समाप्त हो चुका है और इस आंदोलन की आखिरी मंजिल कांग्रेस का टिकट था? आज आपको बताएंगे कि राजनीति के इस दंगल में जब ये पहलवान कांग्रेस की टीम से खेलेंगे तो उसे कितना फायदा होगा और क्या इन पहलवानों की वजह से कांग्रेस इस दंगल को जीत पाएगी। इसके बाद आपको एक नई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे यह पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत अभियान से पिछले 10 वर्षों में लाखों बच्चों की जान बची है। जब यह अभियान शुरू हुआ था तो विपक्ष ने इसे फोटो खिंचवाने और विज्ञापन देने का एक अभियान बताया था, लेकिन यह अभियान कैसे लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया ये आज आपको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जब कूड़ा उठाते हुए या झाड़ू लगाते हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डालते थे, अपने वीडियोस डाला करते थे, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये सिर्फ पब्लिसिटी है। लेकिन कोई योजना धीरे धीरे चुपचाप कैसे भारत की जमीन पर परिवारों में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, ये उसकी एक केस स्टडी है। और आखिर में आपको बिहार के एक ऐसे अस्पताल में लेकर चलेंगे जो 17 साल से हमारे सिस्टम की वजह से सड़ रहा है और पिछले 9 साल से फीता कटने का इंतजार कर रहा है और इस इंतजार में अब यह अस्पताल एक खंडर बन चुका है जो अब किसी के काम का नहीं। लेकिन सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि एक मरा हुआ समाज कैसा दिखता है। आपने कभी मरे हुए समाज को देखा है? आज आपको दिखाएंगे। और इस देश में लोगों को आखिर क्या होता जा रहा है, समाज को क्या होता जा रहा है, ये उसकी एक परफेक्ट केस स्टडी है। अब जो तस्वीरें आप देखेंगे ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई हैं, जहां 28 वर्ष के एक आरोपी ने दिन दहाड़े फुटपाथ पर एक 45 वर्ष की महिला का बलात्कार किया और जिस वक्त यह घटना हुई वहां मौजूद लोग इस आरोपी को रोकने की बजाय, इसे पकड़ने की बजाय अपने स्मार्टफोन से इस बलात्कार की घटना का वीडियो बनाते रहे। सोचिए, जिस समाज में लोग बलात्कार की घटना होने के बाद मोमबत्तियां जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, पैदल मार्च निकालते हैं, धरना देते हैं, हड़ताल करते हैं, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट लिखते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसी समाज में और इन्हीं लोगों के सामने जब वाकई में किसी महिला का किसी फुटपाथ पर बलात्कार होता है तो ये लोग आरोपी को रोकने का प्रयास भी नहीं करते। इसलिए आज आपके सामने दो तस्वीरें हैं। एक, बलात्कार होने के बाद हमारे देश में कैसे लाखों लोग क्रोधित होकर, आक्रोशित होकर सड़कों पर आते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं और इन्हें रोकने की बात करते हैं, लेकिन जब बलात्कार उनकी आंखों के सामने होता है तब ना तो किसी को क्रोध आता है, ना कोई रोकने की कोशिश करता है और लोग सिर्फ एक वीडियो बनाना चाहते हैं। तो आज बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ एक वीडियो के लिए ही हो रहा है? क्या यह सब कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए हो रहा है? क्या इस सब चीजों का जो अंतिम मंजिल है वो सिर्फ सोशल मीडिया बन गया है? अगर बलात्कार हो रहा होगा तो उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना है और बलात्कार हो चुका है तो फिर विरोध करते हुए अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालना है। क्या बस यही है? इस घटना में भी जिस व्यक्ति ने बलात्कार का वीडियो बनाया, अगर उसमें जरा सी भी संवेदना होती तो वो इस घटना का वीडियो बनाने के बजाय महिला को बचाने की कोशिश करता और वहां से आने वाले लोगों की मदद लेता, लोगों को बुलाकर लाता और कहता कि इसे रोकिए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस व्यक्ति के पास स्मार्टफोन तो था लेकिन संवेदनाएं नहीं थी, कैमरा तो था लेकिन संवेदनाएं नहीं थी। और इससे यह पता चलता है कि हमारे देश में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, सोशल मीडिया भी आ गया, स्मार्टफोन भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया, शानदार कैमरा भी आ गया, लेकिन संवेदनाएं नहीं आई। ये समझ नहीं आई कि इस टेक्नोलॉजी को, इस इंटरनेट को, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कहां करना है। उज्जैन पुलिस का कहना है कि उसने इस घटना का स्वतः ही संज्ञान तब लिया जब उसे सोशल मीडिया से इस घटना की पूरी जानकारी मिली और इसका वीडियो उन्होंने देखा और यह वीडियो उन्हें मिला। पुलिस का यह भी कहना है कि इस वायरल वीडियो के आधार पर उसने पीड़ित महिला की पहचान की, फिर पीड़ित महिला ने खुद इस बात की पुष्टि की पुलिस के सामने कि उसके साथ
फुटपाथ पर बलात्कार की वारदात हुई थी और अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति का नाम है लोकेश और आरोप है कि इसने पीड़ित महिला की गरीबी का फायदा उठाकर उससे पहले दोस्ती की, शादी करने का वादा किया, फिर उसे शराब पिलाई, दोनों ने साथ में शराब पी और उसके बाद शराब पीने के बाद जब ये महिला शराब के नशे में थी तब फुटपाथ पर ही इसका बलात्कार किया। जबकि इस पीड़ित महिला के 18 साल के बेटे का कहना है कि उसकी मां सड़कों से कचरा और प्लास्टिक इकट्ठा करने का काम करती है और कई कई दिनों तक वो घर नहीं आती है। और अब इस मामले में पुलिस उस व्यक्ति की भी तलाश कर रही है जिसने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और पुलिस को इस मामले की जानकारी देने की बजाय इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए जिंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो, और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। चूँकि बहुत काफ़ी गंभीर घटना थी और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और तुरंत ही एफआईआर के आधे घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अब देखिए, जैसा कि आपने इसमें सुना कि उस आदमी ने इस महिला को पहले उससे दोस्ती की, फिर उसे शराब पिलाई और हो सकता है कि जब ये वारदात हुई हो तब ये महिला शराब के नशे में रही होगी और इसलिए उस महिला ने ना तो शोर मचाया ना ही बचने की कोशिश की क्योंकि वो शराब के नशे में थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी के जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने भी मदद करने की कोई कोशिश नहीं की। वीडियो तो बनाते रहे लेकिन मदद के लिए नहीं आए। इस आदमी को रोकने वाला एक भी मर्द वहां पर मौजूद नहीं था। और ये सारे लोग वो हैं जो अपने मर्दानगी की बड़ी बड़ी दास्तानें बनाकर सोशल मीडिया पर तो डालते हैं लेकिन जब मौका आता है तो फिर बुज़दिल बन जाते हैं। अगर हमारा समाज जिंदा होता तो वो इस घटना में जिंदा दिखाई भी देता और इस घटना को रोकने की कोशिश करता। लेकिन कड़वा सच ये है कि हमारे देश में बलात्कार की घटनाओं के बाद लाखों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तो करते हैं, स्थिति को बदलने की कोशिश करते हैं, कस्में खाते हैं, लेकिन जब यही घटना उनकी आंखों के ठीक सामने होती है तो वो इसका सिर्फ तमाशा देखकर एक वीडियो बना लेते हैं। और इससे ज्यादा दुखद हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ और हो नहीं सकता। और यही कारण है कि जब जब हमारे देश में कोई बलात्कार की बड़ी घटना होती है, जैसे 2012 में निर्भया की घटना हुई, अब 2024 में कोलकाता की महिला डॉक्टर की घटना हुई, तो ऐसा लगता है कि पूरा देश जाग चुका है क्योंकि इतना विरोध प्रदर्शन होता है। सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट की बाढ़ आ जाती है, लगातार लोग हैशटैग लगाकर ट्रेंड करते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, फोटो डालते हैं, अपने डीपीज बदल लेते हैं, कैंडल लाइट, तुरंत जो है कैंडल लाइट मार्च होने लगते हैं, लोग मोमबत्तियां जला लेते हैं, लोग अपने मोबाइल फोन की लाइट जला लेते हैं और हमें लगता है कि यह देश जाग चुका है, समाज जागृत हो चुका है और अब ये सारी घटनाएं रुक जाएंगी या कम से कम तो हो जाएंगी। आज आपको ये समझ में आएगा कि ये सब होने के बावजूद हमारे देश में बलात्कार की घटनाएं कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि समाज के दो रूप हैं। समाज बलात्कार से पहले अलग दिखाई देता है, बलात्कार के समय अलग दिखाई देता है और जब बलात्कार हो चुका होता है उसके बाद आपको उसका एक अलग रूप दिखाई देता है और यह रूप बलात्कार के समय और उससे पहले के रूप से बिल्कुल अलग होता है। इसके अलावा अभी बहुत सारे लोग इस घटना को उज्जैन के महाकाल मंदिर से जोड़कर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यह घटना महाकाल की नगरी में हुई है, भक्ति की नगरी में हुई है और शहर को और महाकाल के मंदिर को इस घटना से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि महाकाल का मंदिर, उस मंदिर का इससे कोई संबंध नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अब आप खुद सोचिए, क्या किसी और राज्य और किसी और शहर में जब इस तरह की घटना होती है तो क्या ऐसे मामलों को वहां के धार्मिक स्थलों के नाम से प्रचारित किया जाता है? लेकिन इस मामले में एक खास वर्ग के लोग ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यह बात बिल्कुल गलत है। और बलात्कार की हर घटना विचलित करने वाली होती है, लेकिन जब कुछ लोग यह कहते हैं कि उज्जैन की घटना
कोलकाता की घटना से ज्यादा भयानक है या वो दूसरी घटनाओं से बलात्कार के मामलों की तुलना करते हैं तो ये काफी दुखद है, क्योंकि इसमें राजनीति के लिए रेप के मामलों में एक पैमाना तय करने की कोशिश हो जाती है और लोग इन मामलों की गंभीरता को फिर ऐसे ही भूल जाते हैं और अंग्रेजी में जिसे कहते हैं व्हाट अबाउटरी, उसे लेकर वो राजनीति करना शुरू कर देते हैं। और इसलिए आज भी आपने देखा होगा हर पार्टी का एक अलग आईटी सेल आजकल बना हुआ है। हर पार्टी का आईटी सेल उनका जो अपना उनके जो समर्थक हैं सोशल मीडिया पर, वो अपने अपने हिसाब से इन रेप की घटनाओं का इस्तेमाल करते हैं अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग, क्योंकि ये हिंदुओं की भक्ति का स्थल है, इसलिए उस भावना को चोट पहुंचाने के लिए बहुत सारे लोग इसे उज्जैन से और महाकाल से जोड़कर देख रहे हैं कि देखिए महाकाल की जो नगरी है उसमें क्या हो रहा है। जबकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, ऐसे शहरों के उदाहरण दे सकता हूं जहां पर दूसरे धर्मों के बड़े बड़े भक्ति के स्थल हैं और वहां ऐसी कोई घटना हो जाए तो क्या आप उन स्थलों से जोड़कर उस घटना को देखेंगे? तो ये आज हम बस इतना ही आपको बताना चाहेंगे कि समाज जब मर चुका होता है तब कैसा दिखता है, ये तस्वीर आज आप देख लीजिए। और उसके ऊपर भी अगर कोई इस पर राजनीति करना चाहे, किसी पार्टी की विचारधारा को आगे सोशल मीडिया पर पुश करना चाहे, तो इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता। इससे आप अगर उस शहर को बदनाम करना चाहें, अगर उस धर्म के लोगों को बदनाम करना चाहें, तो इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है। अब हम आपको आज का एक नया शब्द बताएंगे और वो है राजनीति का खेल या फिर खेल की राजनीति। ये दोनों ही चीजों को आप उल्टा करके भी रख सकते हैं, राजनीति का खेल, खेल की राजनीति। और अब ये दोनों आपस में मिलने लगे हैं। ये शब्द तब बनता है जब राजनीति और खेल का मिश्रण हो जाता है और आज हमारे देश में यह मिश्रण देखने को मिला है। आज मशहूर कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अनौपचारिक रूप से तो शायद पहले ही शामिल हो गए थे, लेकिन आज औपचारिक रूप से पूरी दुनिया के सामने उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ऐसी खबरें हैं कि विनेश फोगाट हरियाणा की जुलाना सीट से चुनाव लड़ सकती है, जबकि बजरंग पूनिया को हरियाणा के पार्टी संगठन में कोई बड़ा पद मिल सकता है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से मुलाकात की और सोशल मीडिया पर लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। विनेश फोगाट का कहना है कि वो कांग्रेस में आकर बहुत गर्व महसूस कर रही हैं, क्योंकि जब वो सड़कों पर आंदोलन कर रही थीं तब कांग्रेस ने ही उनके आंसू पोंछे थे। जबकि बजरंग पूनिया का कहना है कि बीजेपी का काम सिर्फ राजनीति करना है और इसलिए अब वो सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने पर अपना सारा ध्यान लगाएंगे, अपना सारा जोर, अपनी सारी ताकत जो पहले कुश्ती में लगाते थे, अब वो कांग्रेस को मजबूत करने में लगाएंगे। यानी अब ये दोनों पहलवान नेताओं की भाषा भी कितनी खूबसूरती से बोलने लगे हैं, आज आप सुनिए। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूं जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया, ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और अब कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि विनेश फोगाट जुलाना सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और अगर वो जीत गई तो बहुत जल्द पहलवान के रूप में नहीं बल्कि एक विधायक के रूप में, एक नेता के रूप में वो देश के सामने आएंगी और हो सकता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो वो मंत्री भी बन जाए।
18 जनवरी 2023 को जब पहली बार विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, उस समय ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस पार्टी का हाथ है और हरियाणा कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा का हाथ है। तब उन्होंने यह आरोप लगाया था, लेकिन विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने इन आरोपों को तब गलत बताते हुए कहा था कि उनके आंदोलन का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और उस समय बजरंग पूनिया ने सीपीएम के नेता वृंदा कारात को उनके मंच से उतर जाने के लिए भी कह दिया था और कहा था कि वो अपने आंदोलन को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए किसी भी नेता को वो मंच पर आने की इजाजत नहीं देंगे। और उस समय उन्होंने किसी नेता को मंच पर आने भी नहीं दिया। वो इसे गैर राजनीतिक आंदोलन बनाना चाहते थे, लेकिन आज इन्हीं खिलाड़ियों ने राजनीति से हाथ मिला लिया और कांग्रेस की टीम में शामिल हो गए। आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम माइक एक दो जने बैठा दो यार। मैडम आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको राजनीति को करना बनाइए प्लीज चालू करो यार। प्लीज आपसे हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट है, आप सामने आइए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, ना कि यहाँ कोई राजनीति रोटी सेकने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि राजनीति नहीं, बेटियों की इज्जत पहले है, राजनीति बाद में आती है, सारी चीजें बाद में आती है। जब बात बेटी की इज्जत और सम्मान की होती है तो सबसे पहले वो चीज होती है, ना कि राजनीति। इस पे राजनीति आप लोग ना करें तो अच्छा है। मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा, ये खिलाड़ियों का आंदोलन है, भारत की बेटियों को बचाने का, न्याय दिलाने का आंदोलन है। इसको दूसरी दिशा ना दे, इसको किसी राजनीतिक प्रकरण से ना जोड़े। तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया दोनों बहुत महान खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों ने देश की बहुत सेवा की है, दोनों ने कुश्ती की बहुत सेवा की है। और 2023 में जब यह आंदोलन हो रहा था, हमने आपको पुरानी तस्वीरें दिखाई, तब बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट दोनों ही ये कहते हैं कि हम किसी को भी, किसी नेता को इस आंदोलन के जरिए राजनीति की रोटियां नहीं सेकने देंगे। लेकिन अब 1 साल के बाद ही उन्होंने बाकी किसी को तो राजनीति की रोटी सेकने नहीं दी, लेकिन खुद अपनी ही रोटी उन्होंने राजनीति की सेक ली। ये देश ने देखा है। और इसका मतलब यह है कि राजनीति में, जैसा कहते हैं, राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना परमानेंट दुश्मन होता है, ना राजनीति में कोई परमानेंट विचारधारा होती है, और ना ही राजनीति में कोई परमानेंट सिद्धांत होता है। अब आप सोचिए, हमारे नेताओं के मजे ही मजे हैं, क्योंकि ना तो परमानेंट दोस्त, ना दुश्मन, ना विचारधारा, ना सिद्धांत। उन्हें किसी भी चीज से चिपक कर नहीं रहना, यानी उन्हें कुछ भी करने की आजादी है, और कुछ भी करने के बाद वो कह सकते हैं कि राजनीति में तो सब जायज है। इस आंदोलन में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के अलावा साक्षी मलिक भी शामिल थी, जिन्हें शायद आज आप भूल गए होंगे, क्योंकि इसमें एक तीसरा किरदार भी था। उनका नाम है साक्षी मलिक, और ऐसा लगता है कि वो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने से आहत हैं। साक्षी मलिक ने कहा है कि उनके पास भी राजनीतिक पार्टियों को ज्वाइन करने के ऑफर आए थे, लेकिन उन्होंने इन ऑफर्स को स्वीकार नहीं किया, और वो अब भी इस आंदोलन में डट कर खड़ी हुई है। ये उनका व्यक्तिगत फैसला है, पर्सनल चॉइस है उनकी कि वो पार्टी में जाना चाहते हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। मैं अभी भी उस पर डट के खड़ी हूँ। महिलाओं के लिए जो रेसलिंग में जो शोषण होता था, और जो हमारा आंदोलन है, वो अभी भी मेरी तरफ से बिल्कुल जारी है।
मेरे पास भी ऑफर आए बड़े, लेकिन मुझे यूं था कि मैं जिस चीज से जुड़ी हूं, जो मैंने एक अच्छी शुरुआत की है, मैं उसको पूरा लास्ट तक लेकर जाऊं। किसी भी खिलाड़ी को या किसी भी फिल्म स्टार को जब हमारे देश के नेता और पॉलिटिकल पार्टीज ये ऑफर देती हैं कि आइए चुनाव लड़ लीजिए, बिना कोई काम किए आप चुनाव लड़ लीजिए, विधायक बन जाइए, सांसद बन जाइए, मंत्री बन जाइए, तो ऐसा ऑफर कौन छोड़ता है? ये ऑफर ऐसे होते हैं जिससे मुंह में पानी आ जाता है, और हमारे देश के ज्यादातर एक्टर या हमारे देश के ज्यादातर खिलाड़ी इस ऑफर को ना नहीं कर पाते। ये 3 लोगों की टीम थी, 3 खिलाड़ी थे जिन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। 3 में से 2 खिलाड़ी इस राजनीतिक ऑफर को ना नहीं कह पाए, लेकिन साक्षी मलिक ने ना कह दिया। इसलिए आज अगर आप हमसे पूछें, खिलाड़ी तो तीनों ही महान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तीनों ने ही देश की जबरदस्त सेवा की है, तीनों ने ही हमारे देश के युवाओं को बहुत प्रेरणा दी है, और इनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन आज साक्षी मलिक ने जो एक स्टैंड लिया है, जो नॉन पॉलिटिकल स्टैंड उन्होंने लिया है कि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगी, आज उन्होंने अपना सम्मान देश की नजरों में बढ़ा दिया है। उनकी विश्वसनीयता आज देश की नजरों में बढ़ गई है, और आगे से जब साक्षी मलिक खेल के बारे में कोई बात करेंगी और कुश्ती के बारे में कोई बात करेंगी, तो उनकी बात में वजन होगा, उनकी बात में विश्वसनीयता होगी। लेकिन इसके बाद से विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया जब कोई बात करेंगे खेल के बारे में, तो लोग इसे खिलाड़ी की तरफ से आया बयान नहीं, बल्कि एक नेता का बयान मानेंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रम के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि विनेश फोगाट ने उनके खिलाफ जितने भी आरोप लगाए थे, उसके पीछे कांग्रेस पार्टी की साजिश थी, और आज ये बात साबित हो गई। हमको जो बोलना था, आरोप लगा था, तब हमने बोल दिया था ये षड्यंत्र कांग्रेस का है, ये षड्यंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये षड्यंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोलना। अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? अब तो देश बोलना। अब आप ये देखिए कि इस पूरे घटनाक्रम का ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण क्या है, और इसे आप इन 4 बातों से आज समझ सकते हैं। पहली बात, आज पहलवानों का यह आंदोलन अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचने के बाद औपचारिक रूप से एक प्रकार से समाप्त हो गया है, और वो आखिरी मंजिल है चुनाव में कांग्रेस का टिकट। दूसरा, इससे हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल सकता है, और जाट वोट बैंक इन खिलाड़ियों की वजह से कांग्रेस की तरफ आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, पहले जो सारा ताकत, सारा जोर ये खेल के मैदान में लगाते थे, कुश्ती में लगाते थे, दंगल में लगाते थे, अब ये सारा जोर कांग्रेस पार्टी के लिए लगाएंगे। तीसरा, आज देश के लोग खेल और खिलाड़ियों के इस राजनीतिकरण को भी देख रहे हैं और अपनी अपनी राय बना रहे हैं, और क्या राय बनाएंगे ये आपको थोड़े दिन के बाद पता चल जाएगा। चौथा, राजनीति में आने से यह साबित नहीं होता कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने गलत मुद्दे उठाए थे, उनका आंदोलन गलत था, यह साबित नहीं होता है। उनका आंदोलन अब भी हो सकता है सही हो और सही मुद्दों को लेकर हो, इसलिए इन दोनों को जोड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि अब ये दोनों खिलाड़ी राजनीति में आ गए हैं। इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह इसका राजनीतिक लाभ लेकर लोगों को यह जरूर बताने की कोशिश करेंगे कि उन पर लगे सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे थे वो बिल्कुल गलत थे। इसका मतलब यह नहीं है कि यह आंदोलन गलत था या फिर उस आंदोलन में मुद्दे जो उठाए गए थे वो गलत थे, क्योंकि अब यह मामला कोर्ट में आ गया है और अदालत में सुनवाई चल रही है। अब अदालत यह तय करेगी कि क्या वो आंदोलन गलत था या सही था, मुद्दे और आरोप सही थे या गलत थे। हरियाणा की बात हो ही रही है, तो आपको अब हम हरियाणा बीजेपी में हुई बगावत का भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि इस बगावत के पीछे नाराजगी है या इसके पीछे कोई रणनीति है। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए जिन 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, उस सूची को लेकर अब बीजेपी में बगावत हो गई है। बीजेपी बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, बीजेपी में बगावत नहीं होती, बीजेपी में विद्रोह नहीं होता, बाकी पार्टियों के मुकाबले तो बहुत ही कम होता है, अगर कभी हुआ भी हो। लेकिन इस तरह का विद्रोह
बीजेपी में जो दिखाई दे रहा है शायद इससे पहले नहीं दिखा। इसमें बीजेपी ने 3 मंत्रियों समेत कुल 9 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं और बाकी 21 सीटों पर भी उसने ऐसे नेताओं को टिकट दे दिया जो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं, यानी जो इंपोर्टेड नेता हैं। इनमें 7 नेता कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी के हैं और 4 नेता इंडियन नेशनल लोक दल से आए हैं, जिन्हें बीजेपी ने इस बार के हरियाणा चुनाव में टिकट दे दिया। और इसी वजह से बीजेपी में बगावत हो रही है, क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो अपने नेता हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि हम वर्षों से मेहनत करते आ रहे हैं, आप हमारी अनदेखी करके जो इंपोर्टेड नेता हैं, जो अभी कल आए हैं दूसरी पार्टियों से, उन्हें आप टिकट दे रहे हैं। हरियाणा में कुल मिलाकर 29 सीटें ऐसी हैं जिन पर टिकट बंटवारे से बीजेपी के नेता नाराज हैं और इनमें भी 11 नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा देकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। और इनमें 2 नाम बहुत बड़े हैं, एक है सावित्री जिंदल और दूसरा है रणजीत चौटाला का। और टिकट नहीं मिलने से बीजेपी के नेता कितने भावुक हैं और कैसे बीजेपी के नेता अपने अपने इलाकों में जाकर अपने समर्थकों के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं, अपने गांव में जा रहे हैं और उनके आंसू निकल रहे हैं आंखों से, ये आप देखिए इन वीडियोस में। ये संगठन की लड़ाई हम आप लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे और आप लोग हमारी ताकत बने। वो सच्चे आदमी चाहिए अपनी तरह और अपने भीख मांगो भी आप करें या मैं तुमने करो। 2 साल में हमने केवल 10 दिन लाया है कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो घर नहीं आई है। अब बड़ा सवाल यह है कि इस बगावत के पीछे वाकई में नाराजगी है या फिर इसके पीछे बीजेपी की कोई रणनीति है। असल में कर्णदेव कंबोज, रणजीत चौटाला, सावित्री जिंदल, दीपक डागर, कविता जैन, शशि रंजन परमार और विशंभर वाल्मीकि जैसे नेताओं को अगर बीजेपी टिकट दे देती तो शायद बीजेपी के टिकट पर ये नेता हार सकते थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 46 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन से इस बार पीछे रही थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब अगर ये नेता निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं तो इससे इन नेताओं के जीतने की या इन नेताओं द्वारा वोटों को बांटने की संभावना, वोटों को काटने की संभावना बन सकती है, जिससे बीजेपी को ही लाभ होगा। तो 2 चीजें हैं, बीजेपी को लेकर 10 साल बीजेपी शासन में रही, उसे लेकर जो लोगों में नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम कहते हैं, उसका असर इन नेताओं पर भी पड़ सकता था। अगर ये बीजेपी की टिकट पर लड़ते तो वो नाराजगी इन नेताओं के प्रति, इन नेताओं की तरफ भी जाती और हो सकता है कि ये हार जाते। अब ये बीजेपी से अलग होकर जब ये लड़ेंगे तो एक तो यह है कि इनकी नाराजगी थोड़ी कम हो जाएगी, जनता की नाराजगी इन्हें कम झेलनी पड़ेगी। अपने चुनाव प्रचार में ये कह सकते हैं कि हमने तो बीजेपी को छोड़ दिया है, इसलिए बीजेपी का गुस्सा हम पर मत उतारिए। दूसरा, या तो ये नेता चुनाव जीत जाएंगे तो ये दोबारा बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या बाहर से बीजेपी की सरकार को समर्थन दे सकते हैं। तीसरा, अगर नहीं भी जीते तो कम से कम ये बीजेपी विरोधी वोटों को काट सकते हैं। बीजेपी के विरोध में जो वोट पड़ रही हैं उन्हें ये नेता काट सकते हैं और अगर इन्होंने इतना भी काम कर दिया तो बीजेपी का काम बन जाएगा। बीजेपी शायद यही चाहती है कि चुनाव में ज्यादा से ज्यादा निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत हो, क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवारों की जीत हो, ताकि ये निर्दलीय उम्मीदवार बाद में उसकी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकें। अगर एक हंग असेंबली होती है, किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर बीजेपी को इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि इस बगावत के पीछे यही रणनीति है, ये दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन राजनीति की जो सेंस है वो जो कहती है वो हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से हरियाणा के बड़े बड़े नेता
बीजेपी से खुलेआम इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उससे यह लगता है कि बीजेपी हरियाणा में गोवा के फॉर्मूले को दोहराना चाहती है। गोवा में ऐसा हो चुका है। अब देखिए गोवा में क्या हुआ था। वर्ष 2022 में गोवा में विधानसभा के चुनाव हुए, तब बीजेपी की सरकार को वहां हरियाणा की तरह ही 10 साल पूरे हो चुके थे और बीजेपी के खिलाफ भी वहां पर गोवा में बड़ी एंटी इनकम्बेंसी की लहर थी। बीजेपी की सरकार को लेकर थकावट हो गई थी, लोगों में नाराजगी थी, लोग थक चुके थे और उस समय चुनाव से पहले लोगों का कहना था कि इस बार बीजेपी का हारना तय है, बीजेपी कमजोर दिख रही है। इसके बाद बीजेपी ने वोटों के बिखराव के लिए, वोटों को काटने के लिए कई नेताओं के टिकट काट दिए, जिनके बाद इन नेताओं ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और ये नेता जीत भी गए और निर्दलियों को 9% से ज्यादा वोट मिले थे गोवा में, जबकि कांग्रेस को 23.5% वोट मिले थे, जो सबसे बड़ी विरोधी थी बीजेपी की। अगर उस समय निर्दलियों के 9% वोट कांग्रेस को मिल जाते तो कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी के बराबर होता और गोवा में कांग्रेस सत्ता में आसानी से आ सकती थी। लेकिन बीजेपी के ही बागी नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़कर पूरी कहानी को पलट दिया। इसके अलावा गोवा में आम आदमी पार्टी को 6.7% वोट मिला, टीएमसी को 5.2% वोट मिला और गोवा में वोट के विभाजन से, क्योंकि जो बीजेपी विरोधी वोट था वो इतने भागों में कट गया, एक हिस्सा आम आदमी पार्टी ले गई, एक हिस्सा तृणमूल कांग्रेस ले गई और बाकी के निर्दलीय ले गए। उसकी वजह से बीजेपी के लिए एंटी इनकम्बेंसी लहर होते हुए भी चुनाव जीतना आसान हो गया और ऐसा लगता है कि गोवा के इसी फॉर्मूले को बीजेपी हरियाणा में भी लागू करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हरियाणा में भी कई दल इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें जननायक जनता पार्टी का चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। तो एक गठबंधन तो यह हो गया जिसमें जाट वोट और दलित वोट एक साथ वहां जाएगा, जबकि इंडियन नेशनल लोकदल का बीएसपी के साथ गठबंधन हो गया है, इसलिए एक और जाट वोट और दलित का कॉम्बिनेशन यहां चला जाएगा। तो ये 2 वोट दलितों के यहां कटेंगे और 2 ही जगह जाटों के वोट कटेंगे। अब कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस वोटों की इस लीकेज को रोकना चाहती है, जिसे वो गोवा में रोक नहीं पाई थी। हालांकि हम फिर से स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह सिर्फ हमारा एक अनुमान है। अंदर कौन नेता क्या सोचता है वो कभी अपनी रणनीति किसी को बाहर बताता नहीं। असल में बीजेपी क्या सोच रही है और चुनाव में क्या होगा, ये तो 8 अक्टूबर को पता चलेगा जब हरियाणा चुनाव के नतीजे आएंगे। अभी तो हम आपको अपना एक असेसमेंट बता सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए, 2 बहुत बड़ी बातें इस बार देखने को मिल रही हैं। सावित्री जिंदल बीजेपी से नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। सावित्री जिंदल कौन है? वो मशहूर उद्योगपति नवीन जिंदल की मां है। नवीन जिंदल कौन है? वो बीजेपी के टिकट पर इस बार हरियाणा से ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं और वो इस समय बीजेपी में शामिल है। क्या नवीन जिंदल के परिवार से, और वो भी नवीन जिंदल की मां, बीजेपी के खिलाफ ऐसे खुलकर बगावत कर सकती हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, रंजीत चौटाला कौन है? रंजीत चौटाला स्वर्गीय देवीलाल के पुत्र हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। वो भी बहुत बड़े नेता हैं और अभी तक इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे हैं और अब उन्होंने कितनी आसानी से बगावत कर दी और कहा कि उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इन सब के जो फैसले हैं ये थोड़ी शंका पैदा करते हैं। अब हो सकता है कि वाकई में ये सही हो और वाकई में ये नाराज होकर निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हों, और ये भी हो सकता है कि ये एक रणनीति हो। राजनीति एक ऐसा खेल है जिसमें अगला दांव कौन सा होने वाला है ये किसी को पता नहीं चलता। हमारे अगले विश्लेषण से पहले मैं आपको राहुल गांधी का एक 7 साल पुराना बयान सुनवाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में स्वच्छ भारत अभियान समय की बर्बादी है और प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं और जो करते हैं उस पर अमल नहीं होता और ना ही उसका कोई असर होता है। स्वच्छ भारत अभियान पर राहुल गांधी की राय 2017 में क्या थी, जरा देख लीजिए। एक प्रधानमंत्री खड़ा होता है और कहता है, मित्रों, हिंदुस्तान गंदा है, इस देश को साफ करने की जरूरत है। और पहली बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहा, झाड़ू उठाओ और सफाई करो।
पूरे देश को झाड़ू पकड़ा दिया और कहा भैया आप लोग सफाई करो। क्या हो गया देश साफ? स्वच्छ भारत हो गया? तो जो भी नरेंद्र मोदी कहते हैं मगर एक्शन कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी ने यह बयान फरवरी 2017 में दिया था और आज 2024 का साल चल रहा है और आज ही ब्रिटेन के एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित साइंस जर्नल नेचर में, इसका नाम है नेचर और यह बड़ा इज्जतदार जर्नल माना जाता है पूरी दुनिया में, इसकी नई स्टडी आई है और इस नई स्टडी में यह लिखा है कि भारत सरकार का स्वच्छता अभियान हर साल पूरे देश में 60 से 70 हजार नवजात शिशुओं और बच्चों की जान बचा रहा है। यह स्टडी भारत के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 640 जिलों में हुई, जिसमें वर्ष 2003 से लेकर 2020 के आंकड़ों का अध्ययन किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के लागू होने से पहले जब देश में महिलाएं खुले में शौच के लिए जाती थीं, तब नवजात शिशुओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। वर्ष 2012 में हर 1000 नवजात शिशुओं पर 40 बच्चों की मौत होती थी, लेकिन वर्ष 2016 में स्वच्छता अभियान के लागू होने के बाद नवजात शिशुओं की मृत्यु दर का यही आंकड़ा 33 पर आ गया और फिर वर्ष 2019 में हर 1000 शिशुओं पर 30 बच्चों की मृत्यु हुई। यह आंकड़ा और नीचे आ गया। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान के कारण 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर भी काफी कम हुई और इससे सबसे ज्यादा फायदा भारत के गरीब परिवारों को हुआ। वर्ष 2014 से पहले जब खुले में शौच के कारण गरीब महिलाओं को सांक्रामक बीमारियां होती थी और इन बीमारियों के कारण उनके नए पैदा होने वाले बच्चों की मृत्यु हो जाया करती थी, तब इन मौतों का शोर अनसुना रह जाता था। खुले में शौच, गंदगी और संक्रामक बीमारियों के कारण न जाने कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने पिछड़े और कितने गरीब और असहाय परिवारों ने अपने बच्चों को खो दिया। लेकिन तब किसी ने भी इन परिवारों से मिलकर इनकी जातियां नहीं पूछी, ना ही इन्हें इनके गांवों में शौचालय बना कर दिए। और वर्ष 2014 में जब स्वच्छ भारत अभियान लागू हुआ, तब भी शुरुआत में हमारे देश के तमाम नेताओं ने इसका बड़ा मजाक उड़ाया। जब कोई सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कोई एक नई कोशिश करती है, तो हमारे देश के विपक्षी नेता बिना उस नीति के बारे में जाने कैसे मजाक उड़ाते हैं, जरा देखिए। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने कहा था कि स्वच्छ भारत अभियान अखबारों में विज्ञापन छपवाने का अभियान है। अखिलेश यादव ने कहा था कि यह झाड़ू के साथ फोटो खिंचवाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का अभियान है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि फोटो खिंचवाने से सड़कें साफ नहीं होती और यह अभियान एक धोखा है। और राहुल गांधी ने भी इस अभियान को प्रधानमंत्री मोदी की सेल्फी मशीन कहकर बताया था कि यह तो सेल्फी मशीन है। और प्रधानमंत्री मोदी भी जब देश के अलग अलग शहरों में जाकर स्वच्छ भारत अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, अपनी फोटो डालते थे, अपने वीडियोस डालते थे, खुद साफ सफाई करते हुए, तो ज्यादातर विपक्षी नेताओं को यह लगता था कि वो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने के लिए, वीडियोस बनवाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और यह अभियान सरकार के लिए सिर्फ एक विज्ञापन का मकसद है, सिर्फ एक फोटो ऑप है, यानी फोटो खिंचवाने का एक मौका है बस। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण लाखों बच्चों की जान बची है और ये बच्चे अमीर परिवारों के नहीं हैं, बल्कि ये उन गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो इस व्यवस्था में हमेशा से हाशिए पर रहते हैं, इस लाइन में हमेशा से आखिरी पायदान पर रहते हैं। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण भारत में 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करवाया। आज आप जरा सोचकर देखिए, 11 करोड़ शौचालय कितनी बड़ी संख्या है। और आज देश में 6 लाख से ज्यादा गांव ऐसे हो गए हैं जो खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त हैं, जबकि शहरों में भी 63 लाख परिवारों के लिए शौचालयों का निर्माण हुआ। और इसके कारण न सिर्फ इन गांवों में स्वच्छता आई, बल्कि खुले में शौच से फैलने वाली खतरनाक बीमारियां कम हो गई हैं और हर साल 60 से 70 हजार बच्चों की जान बचाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जयंती पर की थी
और इसीलिए आज महात्मा गांधी का एक कथन मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जो आज की स्थिति में इस अभियान को लेकर बिल्कुल फिट बैठता है, जो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बिल्कुल फिट बैठता है। वो क्या है? महात्मा गांधी ने कहा था, पहले वो आपकी उपेक्षा करेंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और अंत में आप जीत जाएंगे। और मोदी सरकार के इस स्वच्छ भारत अभियान की जीत यही है और ये ऐसे ही हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वच्छता अभियान से बाल मृत्यु दर में कमी आना देश के लिए सुखद है और उन्हें खुशी है कि इस अभियान से देश में इतना बड़ा सुधार आया है। तो हमारे देश में जब कोई सरकार पूरी ईमानदारी के साथ दिल से गरीबों के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, गरीब परिवारों का जीवन बदलने के लिए जब कोई अच्छी योजना लाई जाती है, जैसा मैंने कहा ईमानदारी से वो योजना लाई जाती है, उस योजना का जमीन पर, ग्राउंड जीरो पर उन परिवारों के जीवन में क्या असर होता है, कई बार हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते। और अक्सर राजनीति का जो खेल होता है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, सोशल मीडिया का जो शोर होता है, उसमें ये नीतियां, ये नई नई योजनाएं दब कर रह जाती हैं और इन पर सिर्फ राजनीति होती है और फिर तरह तरह के आरोप लगते हैं। लेकिन कोई ईमानदार योजना कैसे गरीब परिवारों का काया पलट कर सकती है, कैसे धीरे धीरे बिना किसी को बताए, बिना शोर मचाए उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है, ये स्वच्छ भारत अभियान जो है ये उसकी एक परफेक्ट केस स्टडी है। इसलिए आगे भी आपको कभी भारत की किसी क्रांतिकारी योजना के बारे में कोई केस स्टडी बनानी हो तो स्वच्छ भारत अभियान उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कल हमने आपको गुरुग्राम को जयपुर से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 48 के बारे में बताया था, जिस पर हमारी आरटीआई में यह पता चला कि इस नेशनल हाईवे का निर्माण वर्ष 2009 में हुआ और पिछले 15 वर्षों में सरकार इस हाईवे से 8,349 करोड़ रुपए का टोल टैक्स वसूल चुकी है। और हम लगातार ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने आपको ये बताया और बहुत सारे देश के बहुत सारे हजारों दर्शकों ने ये लिखा कि भाई हम वर्षों से, दशकों से टोल टैक्स देते आ रहे हैं और हमें यह बताया गया कि ये टोल टैक्स जब इस सड़क के निर्माण पर जो लागत आई है उसे पूरा करने के लिए और उस पर जो फायदा वो कंपनी लेना चाहती है उसके प्रॉफिट को पूरा करने के लिए टोल टैक्स लिया जाता है और उसके बाद ये टोल मुक्त हो जाएगा। तो ये लोगों की धारणा थी और यही शिकायत थी। लेकिन आज केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने इस पर अपना एक जवाब हमें भेजा है और यह जवाब आज हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो शायद आपको ना पता हो। इसमें 10 बड़ी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, 10 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले सभी नेशनल हाईवेज पर टोल टैक्स लिया जाता है। दूसरा, पब्लिक फंड से बनी सड़कों की टोल राशि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी CFI में जमा कराई जाती है, जिसे आप देश का सरकारी खजाना कह सकते हैं। तो ये जो टोल टैक्स जो है, ये इससे जो पैसा आप देते हैं, ये सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी सरकार के खजाने में। तीसरा, सड़कों के निर्माण के ज्यादातर प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होते हैं, जिसमें ठेकेदार एक समझौते के तहत एक निर्धारित समय के लिए टोल टैक्स वसूलते हैं और उसके बाद यह पैसा सरकार लेती है और तय समय के बाद किसी भी कंपनी या व्यक्ति को देश में टोल टैक्स वसूलने की अनुमति नहीं होती। तो जो सबसे बड़ा विवाद का केंद्र है वो ये है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी एक सड़क का निर्माण करती है तो उसे पहले अपनी लागत निकालनी है, फिर अपना प्रॉफिट निकालना है और जब उसकी लागत निकल चुकी, उसका प्रॉफिट उसे मिल चुका, उसके बाद क्या होता है? तो सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जब उसका प्रॉफिट उसे मिल गया, उसकी लागत उसे मिल गई, उसके बाद पैसा उसे मिलना बंद हो जाता है सभी मामलों में और उसके बाद ये जो पैसा है ये सरकार के खजाने में आता है। और इसमें साफ साफ ये लिखा है कि जो PPP प्रोजेक्ट होते हैं उसमें डेवलपर पहले ये फीस कलेक्ट करता है जो एग्रीमेंट के हिसाब से होती है और उसके बाद जब उसका एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है तो आप जो टोल टैक्स देते हैं वो पैसा सरकार की जेब में जाने लगता है। तो इसलिए बहुत सारे टोल प्लाजा ऐसे हैं जहां पर प्राइवेट कंपनी ने अपना प्रॉफिट वसूल लिया है, अब भी जो आप टोल दे रहे हैं वो सरकार की जेब में जा रहा है, सरकारी खजाने में जा रहा है। इसका मतलब ये, अगर किसी हाईवे और सड़क पर टोल टैक्स कई वर्षों से आप दे रहे हैं तो उस टोल टैक्स की राशि किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं
बल्कि अब सरकार के पास जा रही है और सरकार इस पैसे से देश में और दूसरे नेशनल हाईवे बनाती है इसी पैसे से। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा नेशनल हाईवेज बनाए हैं। वर्ष 2014-15 से लेकर 2023 और 24 तक 96,000 किलोमीटर हाईवेज का निर्माण हुआ है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। टोल टैक्स देश के नेशनल हाईवे के लिए एक फंडिंग का मुख्य स्रोत है और इससे देश में सड़कों का निर्माण हो रहा है। जो देश में बाकी नई सड़कें बन रही हैं, जो बाकी नए हाईवेज बन रहे हैं, वो इसी पैसे से बन रहे हैं जो आप टोल टैक्स के रूप में दे रहे हैं। पिछले साल सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का टोल टैक्स इकट्ठा किया था और यह पैसा नए नेशनल हाईवेज के निर्माण में लगाया गया। सभी हाईवे व्यवहारिक रूप से पैसा नहीं दे पाते और सभी जो हाईवेज होते हैं वो व्यवहारिक रूप से जो है वो कमर्शियली वायबल नहीं होते, इसलिए लेकिन सड़कें वहां भी बनानी पड़ती हैं। इसलिए इनके विकास के लिए, इन्हें बनाने के लिए जब इनका निर्माण किया जाता है, इसी टोल टैक्स के पैसे का इस्तेमाल उस समय किया जाता है। जैसे इन्होंने लिखा है कि ऑल हाईवेज आर नॉट फाइनेंशियली वायबल, दीज हाईवेज आर स्टिल डेवलप्ड टू इंश्योर रीजनल इक्विटी इन डेवलपमेंट। तो बहुत सारी हाईवे ऐसे हैं जो आपके शहरों में, आपके इलाके में बनते हैं और अगर ये टोल टैक्स का पैसा वहां ना लगाया जाए तो शायद वो हाईवे बनते ही नहीं, लेकिन उन्हें बनाया जाता है और वहां इस पैसे का इस्तेमाल होता है। हाईवे का काम सिर्फ एक बार निर्माण के बाद समाप्त नहीं होता, बल्कि हाईवे की मेंटेनेंस लगातार करनी पड़ती है। कई बार सड़कों को चौड़ा करना पड़ता है, नया निर्माण करना पड़ता है, इसमें बाईपास और नए नए बनाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इस निर्माण पर और मेंटेनेंस पर खर्चा होता है और यह खर्चा भी आपके इसी टोल टैक्स से होता है। देश में सड़क परिवहन मंत्रालय नागरिकों को टोल टैक्स की वैधता और नेशनल हाईवे के विकास में इसके इस्तेमाल के उचित उपयोग का पूरा आश्वासन देता है। इसलिए सरकार ने आज ये कहा है कि हम आपको ये पूरा आश्वासन देते हैं कि आप जो टोल टैक्स दे रहे हैं अलग अलग टोल प्लाजाज के जरिए, वो हमारी जेब में आता है और हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि उसे बिल्कुल सही जगह पर पूरी ईमानदारी से वसूल लगाया जा रहा है, इन्वेस्ट किया जा रहा है। और जो जैसा मैंने आपको बताया कि कलेक्शन ऑफ यूजर फी इज बीइंग डन टू मोबिलाइज रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। क्योंकि जो आप हाईवेज देखते हैं इनकी मेंटेनेंस भी होती है, इनका विस्तार भी होता है, वो पैसा भी इस टोल टैक्स से ही आता है। तो सरकार ने जो हमें जवाब भेजा है इस पूरे कैंपेन के बाद, वो जवाब आज मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं। अब बड़ा सवाल क्या उठता है? बड़ा सवाल ये उठता है कि जब बजट पेश होता है सरकार का, तो उसमें इन हाईवेज के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए एक अलग से बजट एलोकेट होता है। फिर जब आप अपनी गाड़ियां खरीदते हैं तो आप अलग से एक रोड टैक्स देते हैं और फिर उसके बाद आप टोल टैक्स भी देते हैं। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूं, ये सवाल पूछेंगे कि फिर इस सब के बाद टोल टैक्स क्यों वसूला जाता है। इसके बाद इस पर भी हम आपको विस्तार से चर्चा भी करेंगे और आपको इसका दूसरा पक्ष भी हम दिखाएंगे। लेकिन आज सरकार का जो पक्ष है वो आप सबके सामने है। हम अपने तमाम हजारों दर्शकों का शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि जब हमने ये मुहिम चलाई, ये आपके दिल की बात थी और आपने बड़ी संख्या में, जहां भी आप रहते हैं, जिस भी इलाके में, जिस भी राज्य में, आपने अपने अपने टोल टैक्स के बारे में, अपने अपने इलाके में सड़कों की स्थिति के बारे में लिखा। अब बड़ी बात जो आगे रह जाती है वो ये है कि आज भी टोल टैक्स देने के बाद भी बहुत सारी सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस पर हमारा ये जो कैंपेन है और हमारी जो चर्चा है आपके साथ, ये जारी रहेगी। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और इस दुनिया से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि मतलबी जमाना है और नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है, लेकिन पिलाती जहर है। नमस्कार।